Hey guys, welcome to my channel Textbook. Today we will finish this chapter. आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है एनालिसिस ऑफ डेटा और उसके लिमिटेशंस और एथिक्स। तो अब हमने इससे पहले जो भी डिस्कस किया है कि डेटा कितने टाइप्स के कलेक्ट करते हैं हम, क्या क्या मेथड्स हैं डेटा कलेक्ट करने के, और लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया था कि जो सबसे ज़्यादा इन डेप्थ मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने का, जब हमें सबसे ज़्यादा डिटेल डेटा चाहिए होता है किसी का, तो हम उसकी केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको किन तरीक़ों से एनालाइज किया जाता है। तो इसमें दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है जब हम नंबर्स में करते हैं, जब हम डेटा को नंबर्स में चेंज कर देते हैं। नंबर्स में कैसे कर देते हैं? जो भी आपको डेटा मिलता है, जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं लोगों के, उनको आप स्कोर्स में चेंज कर देते हो। आपके क्वेश्चनेयर में अगर आंसर्स वर्ड्स में भी हैं तो भी आप उनको नंबर्स में चेंज कर देते हो। जैसे क्या करते हो आप उसको 1 to 10 के स्केल में डाल देते हो, या फिर आपके क्वेश्चनेयर में अगर आंसर्स येस और नो में है तो आप उसको नंबर में चेंज करके 1 और 0 में चेंज कर देते हो। जैसे येस है तो 1 हो जाएगा, नो है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और अगर आपने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप उन सबको नंबरिंग कर देते हो 1 2 3 4, और उसके बाद जब नंबरिंग में आप उसको चेंज कर देते हो तो जितने लोगों से आपने वो डेटा कलेक्ट किया है उन सब का आप स्कोर ऐड करते हो। जैसे किसी ने एक बार ही येस लिखा तो 1 आ जाएगा, नो लिखा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही सारे डेटा को आप नंबर में चेंज कर देते हो, क्योंकि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो। यहाँ पे आप वर्ड्स में नहीं समझा सकते, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर्स ही यूज़ करने हैं। तो आप अपने डेटा को, जो भी आपने आंसर्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, उन सबको आप नंबर में बदल देते हो। वो आप अपने आप सेट कर लेते हो कि नंबरिंग कैसे देनी है आपको, ठीक है, 1 to 10 में देनी है, या फिर 1 2 3 4 में देनी है, या फिर 0 और 1 में देना है, ओके। उसके बाद आप उसको टोटल करते हो स्कोर सबके, उससे इजी हो जाता है। नंबर में चेंज करके टोटल करने से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कितने लोगों ने कितने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। जैसे येस कितने लोगों ने बोला, नो कितने लोगों ने बोला, ऑप्शन ए कितने लोगों ने लिया है, ऑप्शन बी कितने लोगों ने लिया है। तो वो नंबर टोटल करना आसान हो जाता है जब आप उसको नंबर में चेंज कर देते हो। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे क्वेश्चनेयर में 4 ऑप्शंस थे, ठीक है, ABCD। अब मैंने नंबरिंग कर ली कि जिसने A लिया है उसको मैं 1 दूंगी, जिसने B लिया है उसको 2 दूंगी, C लिया है तो 3 और D लिया है तो 4 दूंगी। और ऐसे करने के बाद मैं जितने भी A आए हैं उनको 1 1 करके मैं टोटल कर दूंगी कि कितने लोगों ने A चूज़ किया था, ओके। तो ऐसे उनको स्कोर्स में चेंज करना ज़रूरी होता है जब हमने क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करना होता है। उसके बाद उसे टोटल किया जाता है और कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड स्कोर के साथ। स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है टेस्ट की, कि कोई भी टेस्ट होता है तो उसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्कोर होता है जिसको हम एक एवरेज स्कोर मान के चलते हैं। और एक स्टैंडर्ड जो है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि इस स्कोर से ऊपर या नीचे जो आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करते हैं स्कोर को तो एक स्टैंडर्ड से करते हैं, और उससे ऊपर अगर आता है तो हम उसको उस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, और उसके नीचे आता है तो स्कोर को दूसरे तरीके से। जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि हम अगर 80 को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी का 80 से ऊपर इंटेलिजेंस आती है तो उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे, और अगर 80 से नीचे आती है तो मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे। तो ऐसे स्टैंडर्ड स्कोर होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और हम इसमें किस तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं ये कोरिलेशन या रिलेशन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड के साथ कैसे कंपेयर करते हैं हम। इसमें आपने कुछ ऐसे मैथ की टेक्निक हैं जो पहले करी हुई है या सुनी होंगी, ठीक है। एक सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं। ये टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स में, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, जैसे मीन, मोड, मीडियम वगैरह निकालते हैं ना हम लोग, वैसे वही चीज़ है इसमें भी। वेरिएबिलिटी भी ऐसे ही एक टेक्निक है, हम उसमें स्टैंडर्ड वेरिएशन, वेरिएबिलिटी ये सब निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसमें हम कोरिलेशन निकालते हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जो आपके अभी इसमें नहीं है। तो ये जो तरीका है ये सारा ये चीज़ चेक करने के लिए होता है कि स्टैंडर्ड से जो हमारा स्कोर है कितना ज़्यादा दूर है या पास है,
ठीक है। और क्या चीज़ टेस्ट कर सकते हो आप? टेस्टिंग ऑफ एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस, या और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे वैल्यूज़ हो गई, कुछ बिहेवियर से रिलेटेड आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है? क्वालिटेटिव में नंबर की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको वर्डिंग्स में ही हम लोग एनालाइज करते हैं, क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन उसकी हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी डिस्क्रिप्शन को एनालिसिस करके आगे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हम इसमें लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, नंबर्स का यूज़ नहीं करते। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हमने जो नोट्स बनाए हैं, हमने जो डेटा कलेक्ट करके हमने उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उस पे बेस्ड होता है। और नरेटिव एनालिसिस होता है। नरेटिव एनालिसिस मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नरेशन का मतलब होता है कहानी सुनाना, स्टोरी सुनाना। तो क्वालिटेटिव में हम एक तरह से किसी को सुना के, कहानी की तरह बता के, एनालाइज करके बताते हैं, जैसे केस स्टडीज़ में होता है मोस्टली, वैसे हम एनालाइज करते हैं। इसमें नंबरिंग वगैरह का कोई वो नहीं है। ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं करते किसी स्टैंडर्ड से, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम नरेट करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? जो हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसकी लिमिटेशन। मतलब हम जो साइकोलॉजी में टेस्ट करते हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। In physical sciences, measurements do start from zero. Psychological measurements do not have a true zero point. No absolute value, only relative values. So सबसे पहला इन्होंने ये दिया हुआ है कि lack of true zero point. साइकोलॉजी में कोई भी ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करें या एप्टीट्यूड की बात करें, तो किसी के अंदर ज़ीरो एप्टीट्यूड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो एप्टीट्यूड या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो इंटेलिजेंस हो, कभी ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास ना कंपेयर करने के लिए ज़ीरो वैल्यू नहीं होती। तो हम जैसे मैथ में क्या करते हैं, हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। ज़ीरो से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं कि ज़ीरो से राइट साइड में प्लस हो रहा है, ज़ीरो से लेफ्ट साइड में माइनस हो रहा है। तो हम ज़ीरो को एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट होगी। लेकिन साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट हैं उसमें यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिहेवियर की टेस्टिंग होती है। इसमें ज़ीरो से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बिहेवियर ज़ीरो नहीं कह सकते किसी चीज़ का। बट इसमें रिलेटिव वैल्यू हो सकती है, हम रिलेट कर सकते हैं कि उससे कम है या उससे ज़्यादा है, रिलेटिव वैल्यू होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कि ज़ीरो से आपने स्टार्ट करके बोला कि अच्छा उसका ज़ीरो है तो उसका 2 है, ऐसे बिहेवियर में नहीं होता। इसमें रिलेटिव होता है कि अगर इसके 1 to 10 के स्केल में 2 आ रहा है तो इसका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिलेट करके बोल सकते हो किसी से। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड स्कोर रखना ज़रूरी होता है, जिससे आप कंपेयर कर सको। पहले इसका स्टैंडर्ड स्कोर निकाला जाता है, उसके बाद फिर रिलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड से कितना दूर है, कितना पास आ रहा है स्कोर हमारा। ठीक है, तो ये एक तरह से लिमिटेशन है सबसे ज़्यादा, कि इसके जितने भी हम लोग टेस्ट लेते हैं, स्कोर्स होते हैं, जब उनको क्वांटिटेटिवली हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू होती है जिसको हम नॉर्मल वैल्यू, एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं, हम उससे कंपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लिमिटेशन है वो है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। Psychological tests are developed keeping in view the salient features of a particular context. Tests developed for rural culture would not suit urban culture. So relative nature ये होता है कि जैसे ये जो टेस्ट डेवलप करे गए हैं, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो किसी एक ही कल्चरल ग्रुप को सूट करते हैं। अगर हमने रूरल कल्चर के ऊपर कोई टेस्ट डेवलप किया है तो वो अर्बन पे आप नहीं कर सकते। अगर आपने ट्राइबल के लिए किया है तो आप उसको सिटी एरिया के लिए नहीं कर सकते, और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए किया है तो आप उसको ईस्टर्न में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम टेस्ट डेवलप करते हैं वो पर्टिकुलरली एक कल्चर के लिए सूटेबल होते हैं, तो वो दूसरे कल्चर के लोगों पे या दूसरे रिलीजन के लोगों पे सूट नहीं करते। ऐसा टेस्ट बनाना बहुत मुश्किल है जो यूनिवर्सल हो।
फिर उसमें ये होता है ना कि यूनिवर्सल टेस्ट बन तो जाएगा, लेकिन फिर वो हर चीज़ नहीं टेस्ट कर सकते। आप उससे बेशक इंटेलिजेंस टेस्ट कर लोगे, लेकिन आप उससे वैल्यूज़ नहीं टेस्ट कर पाओगे, क्योंकि वैल्यू सबकी कल्चरल वैल्यूज़ अलग होती है, मोरल वैल्यू सबकी कल्चर के अकॉर्डिंग अलग होती हैं। तो उसमें आप कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना पाओगे जो यूनिवर्सली सबके लिए सेम हो जाए। तो हर उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट बनाने पड़ जाते हैं कई बारी, जिसमें सारे यूनिवर्सल नहीं होते। ओके, तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज आ जाती है कि रिलेटिव नेचर होता है। देन हमारी जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। Data from qualitative studies are largely subjective since they involve interpretation on the part of the researcher as well as the person providing data. सो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि कई बारी सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो टेस्ट ले रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, उसकी सब्जेक्टिविटी हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्टिविटी मतलब जैसे मैं किसी के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, तो जब मैं उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करूँ तो मैं उसमें अपने ओपिनियन भी डाल सकती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है। ऐसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दूँगी। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तभी आती है जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव में तो हमारे पास स्कोर्स होते हैं, उसमें तो कोई सब्जेक्टिविटी चाहिए ही नहीं होती है, कोई ओपिनियन चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव करते हो तब आपकी सब्जेक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब है एथिकल इश्यूज। रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस प्राइवेसी एंड चॉइस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, beneficence or protecting the participants in the study from any harm, and justice or sharing the benefits of research with all participants. सो इसमें काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर काम कर रहे हो, ह्यूमंस के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप एथिक्स को नहीं भूल सकते। आपकी एज अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी है कि कुछ चीज़ें हैं इनका आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे आप किसी के सेंटिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी के इमोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें अगर आप इन चीज़ों का ध्यान ना रखो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बाद में। तो एक तरह से ये लिमिटेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो वो आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये लिमिटेशन भी कह सकते हो आप, और एथिकल इश्यूज़ तो हैं ही। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला इसमें है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। द पर्सन्स ऑन होम यू वांट टू कंडक्ट द स्टडी शुड हैव द चॉइस टू डिसाइड वेदर टू पार्टिसिपेट और नॉट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। सो किसके पार्टिसिपेशन? जो रिस्पॉन्डेंट है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसके ऊपर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, उसकी खुद से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको आना पड़ेगा, हम आपका टेस्ट करेंगे या फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप किसी को ज़बरदस्ती टेस्ट अपने ऊपर करवाने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। आपको दूसरे जिसको भी आपको ऑब्ज़र्व करना है, जिसकी प्रॉब्लम है, या आपको लगता है जिस ग्रुप के बारे में आप कुछ ढूंढना चाहते हो, उसकी खुद की परमिशन से अगर आते हैं, अपनी खुद की, तो ही आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आप चोरी छुपे डेटा नहीं ले सकते उसके बारे में किसी से और उसको बिना बताए। ठीक है, तो उसकी परमिशन होनी चाहिए। जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो वो खुद से वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, देन सेकेंड है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Potential participants must receive this information before data from them are collected so that they make an informed decision about participation in the study. सो इन्फॉर्म कंसेंट मतलब खाली उससे सिर्फ ऐसे ही हाँ नहीं करवाना है कि हम आपके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, आप हाँ कर दो, बल्कि उसको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आपका क्या क्या प्रोसीजर उसमें यूज़ होगा, उस रिसर्च का आपने आगे क्या करना है। तो आपको उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। उस रिसर्च के अंदर आप उसके साथ कैसे कैसे टेस्ट कंडक्ट करोगे, आप उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछोगे, आपको उसको बताना है। ये कि हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो आपके लिए बहुत प्राइवेट हो, बट आपको बताना पड़ सकता है क्योंकि वो मेरे टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उसको इन्फॉर्म करनी है। ठीक है, तब भी अगर वो हाँ कह दे कि मैं तैयार हूँ अपने ऊपर टेस्ट करवाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड कंसेंट। ओके, देन थर्ड है हमारा डीब्रीफिंग। In a debriefing, a researcher explains the purpose of the study, explains the use of deception if any was used,
encourages the participant to ask questions about the study and allows the researcher to address any harm to the participant that may have resulted from their participation in the study. सो डीब्रीफिंग मतलब वही हुआ कि आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने अपनी स्टडी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, आपने बताना है कि आपसे इस तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा, कैमरास लगे होंगे, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको क्वेश्चनेयर भरने को बोलेंगे, हो सकता है आपके बारे में दूसरों से हम पूछेंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए पहले से, तो उसको ये आपने बोलना है ताकि कल को जब टेस्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद उसको ये ना लगे कि मैंने गलती करी अपना टेस्ट करवा के, इन्होंने तो मुझे कुछ और बोला था और करा कुछ और है। तो हमेशा क्लियरली आपका जो सब्जेक्ट है, रिस्पोंडेंट है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या क्या प्रोसीजर यूज़ करने वाले हो अपने टेस्ट में और उसकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप निकालने वाले हो, ठीक है, उसका क्या आगे यूज़ होगा, उसको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। उसके माइंड में बाद में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मुझे धोखा दिया गया है, ऐसा नहीं बोला था इन्होंने कि ये सब चीज़ें भी होंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स वी कम बैक टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्क, एनालाइज द डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स. It is obligatory for the researcher to go back to the participants and share the results of the study with them. सो शेयरिंग ऑफ रिज़ल्ट का मतलब है आपने जब टेस्ट कर लिया उसके बाद आपने पूरा उसको अपने साथ इन्वॉल्व रखना है, उसको रिज़ल्ट भी बताना है कि हमने जो आपके ऊपर टेस्ट किया था तो हमें ऐसा रिज़ल्ट मिला है और इसका ये मतलब है। मान लो आप किसी की एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हो या किसी की इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हो, तो आपको बताना है कि आपका स्कोर ये आया था और ये वाला जो स्कोर होता है इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपकी इतनी इंटेलिजेंस है या आपका ऐसा एप्टीट्यूड है। उसको अपना रिज़ल्ट बताना ज़रूरी है क्योंकि वो भी क्यूरियस होता है जानने के लिए कि भाई मेरी हेल्प से जो टेस्ट मतलब मेरी हेल्प से जो स्टडी हो रही है उसका क्या रिज़ल्ट आया, तो आपको उसके साथ रिज़ल्ट शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स. The researcher must safeguard the participants' privacy by keeping the information provided by them in strict confidence. सो जब आपका टेस्ट पूरा ख़त्म हो जाए, आपकी स्टडी पूरी हो जाए, रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ निकल के आपका रिज़ल्ट एनालिसिस सब कुछ हो जाए, तो आपने आगे फर्दर जब आपका थ्योरी जैसे आपकी कहीं पब्लिश होती है या फिर आप कहीं पे आगे किसी को देते हो, तो उसको ये पता चलना मतलब उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपने किसके ऊपर स्टडी करी है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि कौन है जिसके ऊपर आपने स्टडी करी है, उसके बारे में किसी को पता ना चले। अगर वो चाहता है आप बता दो तो ठीक है, अगर वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि किसके ऊपर आपने स्टडी करी है, तो आपने उसका कहीं भी डिटेल नहीं बतानी है। पूरी स्टडी होने के बाद आप उस डिटेल को बेशक डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका रिस्पोंडेंट या सब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसके बारे में कुछ पता चले कि उसके ऊपर स्टडी करी गई थी, तो आप उसको नहीं रिवील करोगे किसी को, आप उसका नाम उसमें नहीं डालोगे। नाम चेंज करके डाल सकते हो अपनी स्टडी में, लेकिन आप उसकी फैमिली के बारे में या उसके बारे में उसकी पर्सनल डिटेल नहीं डालोगे जब तक कि उसकी तरफ से आपको कंसेंट नहीं है। तो ये बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो, और जब ह्यूमंस के साथ डील करते हैं तब उनकी सेंटिमेंट्स का, उनके इमोशंस का, उनकी प्राइवेसी का, हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी कंसेंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी स्टडी जो है सक्सेसफुल भी होगी और आपको ऑनेस्ट रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे नई वीडियो में, ठीक है। टिल देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।